दर्शकों, एक मित्र से बात हो रही थी ब्रह्मांड के बारे में। तो सर्वप्रथम बात हुई पृथ्वी की गति को लेकर। पृथ्वी जो अपनी धुरी पे घूमती है, इसकी रफ्तार लगभग 17,400 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। और इस प्रकार से पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगाती है, तो वो एक दूसरी गति यह लगभग 1,05,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। तो बातों के सिलसिले में ये हुआ कि ये हमारा सौरमंडल है और ऐसे ऐसे हजारों सौरमंडल हमारी गैलेक्सी में हैं और ऐसी तमाम गैलेक्सियां इस ब्रह्मांड में हैं। हमारे मित्र ने वहीं हाथ जोड़ लिया कि बस इसके आगे मत बताइए। मित्रों, मैंने ये इसलिए जिक्र किया कि इसी प्रकार से हमारा शास्त्र, चाहे ज्योतिष हो या वास्तु हो, यह भी एक समुद्र है और इसी समुद्र में से गोते लगाकर जो जितनी क्षमता है उसके अनुसार ज्ञान बटोर पाता है। वसति प्राणिनाम यत्र तु अनुशासितम तदैव वास्तु, अर्थात प्राणियों के निवास का अनुशासन ही वास्तु है। ओम नमः शिवाय। दर्शकों, मैं पंडित अनूप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं ज्योस्तुद लाइफ मंत्रा में। दर्शकों, वास्तु ज्ञान के इस सागर से मैं आज आपके लिए लाया हूं कि वास्तु के अनुसार कैसे करें अपना गृह निर्माण। दर्शकों, हमने पिछले वीडियोस में आपसे काफ़ी बातें की वास्तु के बारे में। जैसे कि हमने वास्तु के परिचय में आपको दिशाओं का परिचय कराया, उनके स्वामियों का परिचय कराया और वहाँ से लेकर कैसे अपना वास्तु स्वयं देखें, कैसे ज़मीन का परीक्षण स्वयं करें, कैसे मिट्टी का परीक्षण स्वयं करें, यह सारी बातें हमने की। आज हम आपसे बात करेंगे वास्तु के अनुसार कैसे करें अपना गृह निर्माण। दर्शकों, आज के समय में लोग मानने लगे हैं कि मकान की दिशा, मकान का आकार तथा अंदर रखी हुई वस्तुएं रहने वाले लोगों के जीवन पर कैसा प्रभाव डालती हैं। दर्शकों, हमारे शास्त्रकारों ने तो कहा ही है कि मकान का आकार और प्रकार ये दोनों रहने वालों के दिमाग पर और आत्मा पर अपना पूरा प्रभाव डालते हैं। यदि वास्तु ठीक है तो दिमाग ठीक से काम करेगा, यदि वास्तु गड़बड़ है तो आपकी सोचने की शक्ति उतनी ही प्रभावित होगी। हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि वास्तु के प्रतिकूल बना मकान व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। दर्शकों, आगे बढ़ने के पूर्व हम वास्तु से संबंधित दो वैज्ञानिक तथ्यों को आपके सामने रखना चाहेंगे। इसमें से पहला तथ्य ये है कि हमारा संसार उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में बसा हुआ है और इन उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों के बीच में चुंबकीय तरंगें प्रवाहित होती रहती हैं। गृह निर्माण के पूर्व हमें इन तरंगों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए और गृह निर्माण ऐसा हो कि इन तरंगों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक हो। दूसरा दर्शकों, दैवीय ऊर्जा का प्रवाह, यानी जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, इसमें से जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रवाह उत्तर और पूर्व का कोना यानी ईशान कोना, यहीं से यह ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि उत्तर और पूर्व का कोना हमेशा नीचा होना चाहिए ताकि इन ऊर्जाओं के प्रवाह में कोई बाधा न पहुंचे। दर्शकों, गृह निर्माण के पूर्व हमें पंच तत्वों के संतुलन की बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड इन्हीं 5 तत्वों से बना है। ये तत्व हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। और हमारा शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से ही निर्मित है और हमारा वास्तुशास्त्र भी इन्हीं पंच तत्वों के संतुलन की बात करता है। एक बार पुनः हम इन पंच तत्वों का स्मरण कर लें। साथ के चित्र में आप देखें, यह पूर्व और उत्तर के कोने में जो हमारा ईशान कोना है, यहाँ पर जल तत्व है और इस प्रकार से दक्षिण और पूर्व का कोना यानी अग्नि कोना, यहाँ पर अग्निदेव, यहाँ पर अग्नि तत्व विराजमान है और नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण और पश्चिम का कोना, यहाँ पर पृथ्वी तत्व है और इस प्रकार से उत्तर और पश्चिम का कोना यानी वायव्य कोना, यहाँ पर वायु तत्व है और घर का मध्य यानी हम बात करेंगे पिंड मध्य की बात, यहाँ पर ये आकाश तत्व होता है।
दर्शकों, जब आकाश तत्व की बात आती है तो हम आज के परिवेश के हिसाब से अगर देखें तो इस तत्व को हम लोगों ने लगभग विस्मृत कर दिया है। न ही मकान का निर्माण कराने वाले और न ही नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट्स, इन लोगों ने इस तत्व को लगभग विस्मृत कर दिया है। और हमारे गुरु श्री तो कहते हैं कि आज का समय और कुछ नहीं, वास्तु विकलांगता का समय है, क्योंकि हम आकाश तत्व को लगभग अपने गृह निर्माण से बाहर कर चुके हैं। हम साइड कोर्टयार्ड बनाते हैं, यानी किनारे एक आंगन बनाते हैं और समझते हैं कि यही आंगन है। ऐसा नहीं है। यह आकाश तत्व जो है ये घर के मध्य होता है। इस पर हमारे गुरु श्री का कहना है कि वास्तु विकलांगता तो है ही है, कम से कम हम बाकी के बचे चार तत्वों को तो मैनेज करके चलें, यानी उनको संतुलित करके चलें। दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं और गृह निर्माण के अगले चरण में चलते हैं। दर्शकों, गृह निर्माण के लिए जब भूखंड आप चुनाव कर चुके हैं, सारी जांच कर चुके हैं और आपने ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को भी देख लिया। दर्शकों, यदि आपका भूखंड पूर्वाभिमुख यानी पूर्वमुखी या उत्तरमुखी हो तो बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो ज़मीन का छोड़ने का, जो सेटबैक छोड़ने का सिस्टम है, जो सेटबैक यानी आगे खुला स्थान छोड़ने का जो सिस्टम है, उसमें हम अनुपातिक रूप से पूर्व और उत्तर में अधिक स्थान छोड़ें अपेक्षाकृत दक्षिण और पश्चिम के। उदाहरण के लिए, यदि आप आगे की तरफ 10 फीट छोड़ते हैं खाली स्थान, तो दक्षिण और पश्चिम में 5 फीट से ज़्यादा जगह न हो। और इस प्रकार से यदि आपका प्लॉट दक्षिण मुखी हो या पश्चिम मुखी हो तो सिद्धांत तो यही है, इसी का पालन करना पड़ेगा आपको। लेकिन सामने जगह छोड़ने का रिवाज है तो यहाँ पर जगह छोड़ें, लेकिन जैसा मैंने अनुपात बताया इसी अनुपात में ही जगह छोड़ करके घर का निर्माण करें। दर्शकों, अब बात आती है मुख्य द्वार की, तो इसके बारे में तो पीछे हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर संक्षेप में आपसे बताना चाहूँगा कि हम शुभ पदों का ध्यान रखें। आपका भूखंड चाहे भी जिस दिशा का हो, हर दिशा में शुभ पद हैं, उन शुभ पदों का ध्यान रखें। यदि भूखंड में कोई कमी रह जाती है तो जो मूल पिंड यानी आपने जो घर का निर्माण कराया है उसमें मुख्य द्वार तो आप नियत स्थान पे ही रखें। साथ में यह बताना चाहूँगा कि आमतौर पर घर के अंदर के दरवाजे आज के परिवेश में मैं देखता हूँ कि 3.25 फीट और गुणे 7 फीट का बनाते हैं या 3 फीट गुणे 7 फीट का। इस स्थिति में मुख्य द्वार थोड़ा सा बड़ा रखें। इसमें चौड़ाई 4 फुट और ऊंचाई 8 फुट यदि रखते हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ होगा और मुख्य द्वार को अन्य द्वारों की अपेक्षा सुंदर और भव्य। दर्शकों, बात करेंगे कि आपका भूखंड चाहे जिस दिशा का हो, शौचालय तो कतई मुख्य द्वार के सामने न हो। यह कन्फ्यूज़न अधिकतम दक्षिण और पश्चिम के भूखंडों के साथ देखा गया है, क्योंकि हमारे शास्त्र शौचालय का जो स्थान बताते हैं वो दक्षिण या पश्चिम में बताते हैं। और यहाँ पर यदि आपका प्लॉट उसी दिशा का है तो ऐसी गलतियाँ हमने अपनी प्रैक्टिस में देखी हैं कि प्रायः लोग कर बैठते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार से ही आपके ऊर्जा का प्रवेश होता है और उस ऊर्जा के मार्ग में शौचालय तो एकदम ही नहीं आना चाहिए। दर्शकों, आज के परिवेश के हिसाब से अगर हम गृह निर्माण में वास्तु की बात करते हैं तो मुख्यतया हम मुख्य द्वार की बात करते हैं और रसोई घर की बात करते हैं, मास्टर बेडरूम यानी गृह स्वामी के कमरे की बात करते हैं और पूजा घर की बात करते हैं, शौचालय और सीढ़ी की बात करते हैं। तो दर्शकों, मुख्य द्वार के बारे में तो हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं रसोई की। तो रसोई के बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह दक्षिण और पूर्व का कोना यानी अग्नि कोना में ही होना चाहिए। और यदि अग्नि कोने में रसोई घर है तो रसोई बनाने वाली गृहिणी का मुख रसोई बनाते समय पूर्व की ओर होना चाहिए। और यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो हमारे शास्त्र एक विकल्प भी उपलब्ध कराते हैं और यह विकल्प है उत्तर और पश्चिम का कोना यानी वायव्य कोण। और यदि वायव्य कोने में आपने किचन बनाया है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खाना बनाते समय गृहिणी का मुख पश्चिम की तरफ हो। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रसोई घर में प्राकृतिक प्रकाश
और हवा का समुचित प्रवाह सुनिश्चित होना चाहिए। दर्शकों, अब बात करते हैं मास्टर बेडरूम यानी गृह स्वामी का कक्ष। तो आगे बढ़ने के पूर्व दर्शकों, हम इस बात को जरूर बताना चाहेंगे कि गृह स्वामी है कौन। यहाँ पर इस बात को लेकर के मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, अपनी प्रैक्टिस में मैंने पाया है कि बहुत कन्फ्यूज़न होता है इस बात को लेकर कि गृह स्वामी है कौन। प्रायः हम घर के वरिष्ठ लोगों को गृह स्वामी मान लेते हैं। घर के वरिष्ठ हमारे पूज्य हैं, परंतु वो गृह स्वामी नहीं है। गृह स्वामी वह व्यक्ति है जिसकी आय से घर चल रहा हो, जिसके कहे अनुसार घर चल रहा हो, वह व्यक्ति ही गृह स्वामी है। और यहाँ पर गृह स्वामी का कक्ष हमेशा पृथ्वी तत्व यानी नैऋत्य कोण में ही होना चाहिए। यह कोण यानी नैऋत्य कोण आर्थिक स्थिरता और सुदृढ़ता प्रदान करता है और दाम्पत्य जीवन के लिए भी यह उत्तम। अब गृह स्वामी के कक्ष के बाद हम बात करेंगे सीढ़ियों की। तो सीढ़ियाँ घर के पश्चिम में या दक्षिण में होनी चाहिए। शौचालय का भी स्थान दक्षिण या पश्चिम है। पूजा कक्ष के लिए ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व का कोना। यहाँ भगवान शिव स्वयं वास करते हैं, इसलिए यह कोण पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। घर के वायव्य कोण में अतिथि गृह का निर्माण कर सकते हैं। दर्शकों, अगले वीडियो में हम फ्लैट के वास्तु के बारे में बात करेंगे। तो दर्शकों, यह वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।